नमस्कार, स्टडी अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 23 सितंबर और इससे संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में वी एस श्रीनिवासन शास्त्री का 155वीं जयंती कब मनाया गया? 21 सितंबर, 22 सितंबर, 23 सितंबर या 24 सितंबर? तो आपका आंसर हो जाएगा 22 सितंबर। वी एस श्रीनिवासन शास्त्री का 155वीं जयंती 22 सितंबर को मनाया गया। वी एस श्रीनिवासन शास्त्री का जन्म 22 सितंबर 1869 को ग्राम वलाइगैमन, कर्नाटक के तंजौर जिला में हुआ था। यह ग्राम प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कुंभकोणम के पास है, जहाँ प्रत्येक 12 वर्ष पर विशाल रथ यात्रा निकाली जाती है। वी एस श्रीनिवास शास्त्री का पूरा नाम हो गया वाला गिम्मन शंकर नारायण श्रीनिवास शास्त्री। उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो 1884 में मैट्रिक पास किए थे, इसके बाद वह मद्रास प्रेसिडेंसी से एफए किया और फिर मायावरम नगर पालिका विद्यालय में अध्यापक के तौर पर पढ़ाने लगे। इसके अलावा 1935 से 40 के दौरान वह मद्रास में अन्नामलई विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। राजनीतिक क्षेत्र की बात किया जाए तो वे वी एस श्रीनिवासन शास्त्री के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। इनके सम्मान में शास्त्री जी ने माई मास्टर गोखले नामक पुस्तक की रचना भी की थी। शास्त्री जी वर्ष 1907 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा संस्थापित भारतीय सेवक समाज नामक संस्था में सदस्यता ग्रहण किया। इसके बाद वह 1915 में भारतीय सेवक समाज के अध्यक्ष के रूप में कार्य किए थे। अब श्रीनिवास मद्रास विधानसभा के सदस्य भी रहे और वर्ष 1916 में उन्होंने केंद्रीय विधायिका पद के लिए भी निर्वाचित किया गया। इसके अलावा श्रीनिवास शास्त्री जी जो थे वो कांग्रेस सामाजिक सुधारों के प्रति सहयोग नहीं करने से असमर्थ थे, जिनके कारण उन्होंने वर्ष 1922 में ही कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और इनको छोड़कर एक नई पार्टी बना ली। कौन? इंडियन लिबरेशन फेडरेशन नामक पार्टी, जिसके वे अध्यक्ष स्वयं बने। इसके दौरान संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के दौरान भी इनको लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का मौका मिला। श्रीनिवास शास्त्री का मृत्यु 17 अप्रैल 1786 को मद्रास में 73 वर्ष की आयु में हुआ। अगला प्रश्न है, हाल ही में नाबालिगों के पेंशन के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? एनपीएस वात्सल्य योजना, ओपीएस वात्सल्य योजना, किशोर पेंशन योजना या लाडली योजना? तो इसका सही उत्तर है एनपीएस वात्सल्य योजना। हाल ही में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वात्सल्य योजना एनपीएस शुरू की गई है। यह नाबालिगों के लिए यह एक पेंशन योजना है। इस योजना के तहत 18 वर्ष से कम आयु के सभी नाबालिगों को शामिल किया गया है। कितने वर्ष से? 18 वर्ष से सभी कम उम्र के नाबालिगों को शामिल किया गया है, जबकि वयस्क हो जाने पर आसानी से सामान्य एनपीएस खाते में बदला जा सकता है। इस योजना के विनियमन और प्रशासन की जिम्मेदारी पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण परडा के पास होगा। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यही कि दीर्घकालीन वित्तीय योजना और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। इसके अलावा बचत के लिए जागरूक करना और वृद्धावस्था में सम्मानजनक जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करना। इस योजना के तहत कोई भी सब्सक्राइबर न्यूनतम 1000 रुपये प्रति वर्ष, जबकि अधिकतम कोई सीमा नहीं है, योगदान कर सकता है या अपने खाते में जमा कर सकता है। परडा
सब्सक्राइबर को सरकारी लोन जैसी सुविधाएं आसानी से मुहैया करवाएगा। यानी कि वो जो अपने बैंक में माथी खाते में पैसे डालेंगे उसी के अनुसार वो ये जो एजेंसी है उन लोगों को सरकारी सुविधाएं मुहैया करवाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान से संबंधित किस मिशन को मंजूरी दी है? चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, चंद्रयान 4। तो इसका सही उत्तर है चंद्रयान 4। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान से संबंधित चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी प्रदान की है। यह चंद्रयान 3 का परिवर्ती मिशन होगा। आपको ज्ञात होगा कि चंद्रयान 3 22 जुलाई 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर इतिहास रचा था। इस सॉफ्ट लैंडिंग पॉइंट को शिव शक्ति नाम दिया गया। अब जान लेते हैं मिशन चंद्रयान 4 के बारे में। तो चंद्रयान 4 को विकसित और प्रक्षेपण करने का काम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो द्वारा किया जाएगा। इस मिशन को 36 महीने के अंदर पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस मिशन के लिए भारत सरकार ने कितने रुपए का बजट घोषणा की है? तो 2104.06 करोड़ रुपए का बजट घोषणा की है। चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करना, इसका उद्देश्य क्या है? चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करना और चंद्रमा के नमूने को एकत्र कर सुरक्षित रूप से यहाँ पे सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लौटना है। इस मिशन के सफल हो जाने के बाद भारत को वर्ष 2040 तक भारतीय चालक दल से युक्त चंद्र मिशन भेजने तथा सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लौटकर आने के लिए क्षमताएं प्राप्त कर लेगा। अगर ये मिशन सफल हो गया तो 2040 तक भारत मिशन भेजने में कामयाब हो सकता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान 4 मिशन के अलावा शुक्र ग्रह मिशन, मिशन सूर्य रॉकेट, मिशन गगनयान जैसे प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत डेनमार्क किस रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किया गया है? ऑप्शन है, समुद्री समझौते को मजबूत करने के लिए, व्यापार को मजबूत करने के लिए, सैन्य शक्ति मजबूत करने के लिए, कृषि संबंधित क्षेत्र को मजबूत करने के लिए। तो इसका सही उत्तर है समुद्री समझौते को मजबूत करने के लिए। हाल ही में भारत डेनमार्क ने समुद्री समझौते को मजबूत करने के लिए हरित रणनीतिक साझेदारी के तहत समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है। इस साझेदारी के मायने क्या हुए? तो हरित रणनीतिक साझेदारी VSP पर 2020 में ही हस्ताक्षर किए गए थे। यह साझेदारी आर्थिक संबंधों, हरित विकास, रोजगार सृजन करने में मदद करती है। यह साझेदारी पेरिस समझौते और तथा संयुक्त राष्ट्र विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन पर आधारित है। GSP को आगे बढ़ाने के लिए हरित रणनीतिक साझेदारी पर संयुक्त कार्य योजना 2021-2026 में तैयार किया गया है। यानी कि जो हरित रणनीतिक साझेदारी है GSP है, इसके कार्य को बढ़ाने के लिए 2021 से 2026 तक योजना तैयार किया गया है। GSP के अंतर्गत क्या चीज आते हैं? तो शिपिंग, पोस्ट स्टेट कंट्रोल, समुद्री प्रशिक्षण तथा शिक्षा के क्षेत्र में काफी कार्य किए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपका ऑप्शन है राजा अब्दुल्ला द्वितीय, जाफर हसन, मोहम्मद यूनुस, बिशर बशर खाने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जाफर हसन। डिटेल देखते हैं, हाल ही में जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री के रूप में जाफर हसन को नियुक्त किया गया है। जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय ने बिशर खसवाने की जगह जाफर हसन को
नया प्रधानमंत्री बनाया है। हसन को फिलिस्तीनियों का समर्थन करने का निर्देश दिया गया है ताकि वे गाजा में हो रहे युद्ध से जितना भी आर्थिक क्षति हुआ है उस पर वह ध्यान केंद्रित कर सके। इसके अलावा हसन को पर्यटन को बढ़ाने के लिए विशेष जिम्मा दिया गया है, जो कुछ दिनों से गिरावट देखा जा रहा है। अगर जॉर्डन की विश्व में स्थिति देखा जाए तो जॉर्डन मध्य पूर्व में स्थित एक देश है जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच में बसा हुआ है। यह सऊदी अरब, इराक, सीरिया, इजराइल और फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहे पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। इसका डिटेल देखते हैं। पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। पेंच टाइगर रिजर्व चितकबरे हिरणों की अधिक संख्या के कारण प्रचलित है, लेकिन ये आवास के समस्याओं से जूझ रहे हैं। चितकबरा हिरण, जिसे चीतल भी कहा जाता है, भारतीय जंगलों में सबसे आम हिरण प्रजाति पाई जाती है। ये जो हिरण है ना, ये अपने आवास के लिए, मतलब कि इनको जो अब सारे जंगलों की कटाई के कारण इनको रहने सहने में दिक्कत हो रही है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम एक्सिस एक्सिस है। और ये कहाँ के मूल निवासी है? तो भारतीय उपमहाद्वीप के मूल निवासी हैं। यह एशिया में व्यापक रूप से पाया जाता है, जिसमें भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान में एक छोटा समूह शामिल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 FSSI में कौन से राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है? केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, गुजरात। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल। इसका डिटेल देखते हैं। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में केरल ने प्रथम स्थान पाया है। यह लगातार दूसरा वर्ष है जब किसी दक्षिणी राज्य ने इस सूचकांक में प्रथम स्थान पाया है। 2023 में भी दक्षिण के ही राज्य ने इस सूचकांक में प्रथम स्थान पाया था। FSSI के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में केरल ने अपने निरीक्षण लक्ष्य का 100% से अधिक हासिल किया है। केरल ने अपने खाद्य परीक्षण के बुनियादी ढांचों में बेहतरीन सुधार किया है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि लाइसेंस धारकों और पंजीकरण की संख्या बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाए गए हैं। साथ ही कई अन्य उपलब्धियां भी हासिल किया गया है। यानी कि ये जो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक है, ये जो एजेंसी है, ये केरल के बारे में ये सब बातें बता रही है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह सूचकांक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSI के द्वारा जारी किए गया वार्षिक रिपोर्ट है। इस सूचकांक को वर्ष 2018-19 में शुरू किया गया था। शुरू करने का उद्देश्य यही था, इसका मेन उद्देश्य यही था कि खाद्य सुरक्षा के प्रति राज्य में एक प्रतिस्पर्धा और सकारात्मक बदलाव आ सके। अब FSSI का बनाया हुआ मापदंड जान लेते हैं, यह किन नीतियों पर काम करती है। जैसे कि पहला हो गया मानव संसाधन और संस्थागत डेटा। यानी मानव संसाधन कहने का मतलब उसके पास श्रम करने वाले मजदूर पति रहने चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ उसके पास संस्थागत डेटा यानी संस्थान वगैरह होना चाहिए। नियमों का बढ़िया तरीके अनुपालन होना चाहिए। तीसरा है खाद्य परीक्षण बुनियादी ढांचा और निगरानी। जितने भी खाद्य सामग्री हैं वो बुनियादी ढांचागत होना चाहिए और इसकी निगरानी बहुत ही सुचारू रूप से होना चाहिए।
इसके साथ प्रशिक्षण और क्षमता का भी निर्माण होना चाहिए। साथ में उपभोक्ता सशक्तिकरण भी इसमें बताया गया है। और छठा जो इसमें जोड़ा गया है एफएसएसआई के द्वारा, वो है सुधार, जो वर्ष 2023 में रैंक को जारी करने के लिए जोड़ा गया था कि इन मानकों में जो 5 ये मानक है, इसमें कितना इन्होंने सुधार किया है, इसी के अनुसार रैंक जारी किया जाता है। क्लियर है? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। प्रश्न है, हाल ही में ही 14वीं हॉकी इंडियन जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किस राज्य ने जीती है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। इसका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब। से डिटेल देखते हैं। 14वीं हॉकी इंडियन जूनियर पुरुष चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो पंजाब ने जीता है। पंजाब की हॉकी टीम ने शूट आउट में उत्तर प्रदेश को 4-3 से हराकर खिताब अपने नाम किया। अब देखिए, पंजाब की ओर से गोल करने वाले जो खिलाड़ी हैं वो 3 खिलाड़ी हैं, और वो तीनों खिलाड़ी के नाम है, पहले है सुखविंदर सिंह, दूसरे में है जर्मन सिंह, और तीसरे में है जोगन प्रीत सिंह। जबकि उत्तर प्रदेश से भी 3 गोल किया गया था, अजीत यादव, सूरज पाल और आकाश पाल, जिस जिसके बाद निर्धारित समय अनुसार मुकाबला 3-3 से बराबर हो गया था। लेकिन इसके बाद शूट आउट हुआ, और शूट आउट में पंजाब की हॉकी टीम ने उत्तर प्रदेश की हॉकी टीम को हराकर यह खिताब जीत लिया। क्लियर है? अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में 400 विकेट पूरे किए हैं? ऑप्शन है जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, ईशांत शर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह। डिटेल देखते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने चेन्नई में बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए पहले टेस्ट मैच में, जो भारत और बांग्लादेश के बीच चेन्नई में पहला टेस्ट मैच खेला गया, उसमें 400 विकेट लेकर 400वां विकेट लेकर इतिहास रच दिया। हालांकि इसमें तो जसप्रीत बुमराह ने मात्र 3 ही विकेट लिए थे, नहीं, लेकिन वो पहले 397 विकेट ले चुके थे, और 3 विकेट लेने के बाद इनका 400 विकेट पूरा हो गया। ऐसा करने वाले बुमराह 10वें भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। इनसे पहले 9 भारतीय गेंदबाजों ने 400 विकेट टेस्ट क्रिकेट में हासिल किया है। बुमराह ने बांग्लादेशी खिलाड़ी हसन महमूद को विराट कोहली के हाथों कैच आउट करवाकर अपना 400वां विकेट पूरा किया। जबकि बुमराह के बारे में जानते हैं, तो बुमराह ने यह कारनामा मात्र 227 पारियों में किया है, और हरभजन सिंह का रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाबी हासिल की। जबकि हरभजन सिंह जो है वो 400 विकेट कितने पारियों में लिए थे? तो 237 पारियों में हासिल किया था। इस लिस्ट में देखा जाए तो रविचंद्रन अश्विन सबसे टॉप पर है, उन्होंने मात्र 216 पारी में ही 400 विकेट हासिल कर लिए थे। जबकि 1983 वर्ल्ड कप के विजेता और कप्तान, भारतीय कप्तान कपिल देव ने 220 पारी में ही यह कामयाबी हासिल की थी। अब जान लेते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट किन के नाम है। तो टॉप 3 जो खिलाड़ी हैं उसमें पहले नंबर पर आते हैं कपिल देव, जिन्होंने 687 विकेट लिया है। दूसरे नंबर भारत के तेज गेंदबाज, जो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज थे, जहीर खान, उन्होंने 610 विकेट लिया है। फिर जवागल श्रीनाथ, उन्होंने 551 विकेट लिया है। और इस लिस्ट में, अभी करंट के लिस्ट में जो देखें, तो जसप्रीत बुमराह अभी टॉप 10 में ये 6ठे नंबर पे काबिज है, जो कि इन्होंने 400वां विकेट लिया है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया गया है? पहला ऑप्शन गुजरात, महाराष्ट्र,
उत्तर प्रदेश, झारखंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र में महाराष्ट्र औद्योगिकी विकास निगम यानी कि एमआईडीसी द्वारा पीएम मित्र पार्क, पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल द्वारा विकसित किया गया है। पीएम मित्र योजना के तहत 7 पीएम मित्र पार्कों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें से पहला पार्क महाराष्ट्र में निर्माण हुआ है, लेकिन इसके अलावा 6 पार्क और निर्माण किए जाएंगे। उनमें से वो जो पार्क निर्माण किए जाएंगे उनके राज्यों के नाम है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, तेलंगाना और तमिलनाडु में स्थापित किए जाएंगे। अब पीएम मित्र पार्क की योजना के बारे में जान लेते हैं। इसे वर्ष 2021 में वस्त्र मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया था। इस योजना का उद्देश्य यही है कि वस्तु उद्योग की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के लिए एकीकृत व्यापक स्तर पर और आधुनिक औद्योगिकी अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास करना है। इस योजना की अवधि कब से कब तक है? तो 2021-22 से लेकर 2027-28 तक है। यह योजना केंद्र और राज्य सरकार दोनों के सहयोग से स्पेशल पर्पस व्हीकल्स एजेंसी द्वारा किया जाएगा। अब पीएम मित्र पार्क स्थापित करने हेतु कम से कम कितना जमीन की आवश्यकता होगा? तो 1000 एकड़ भूमि उपलब्ध कराना होगा। साथ ही साथ राज्य की अपनी वस्त्र और औद्योगिक नीति भी क्लियर होनी चाहिए। इस योजना के लाभ क्या है वो जान लेते हैं। तो प्रत्येक पार्क का उद्देश्य यही है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से 1 लाख से लेकर 2 लाख तक रोजगार को सृजित करना है। इस पार्क से लॉजिस्टिक लागत में कमी तथा प्रतिस्पर्धा में वृद्धि देखा जाएगा, जैसे कि कताई हो गया, बुनाई हो गया, रंगाई, छपाई से लेकर परिसाधन निर्माण तक एक ही स्थान पर एकीकृत मूल्य श्रृंखला स्थापित किए जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।